हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ शिवेन पांडे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लास्ट में बात किया था बेटा, जो बैक्टीरिया है उसका रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हम लोगों ने खत्म कर लिया था, है ना। पिछले लेक्चर में जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पे हम लोग एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहे थे और तभी शायद लास्ट में थोड़ा सा लेक्चर जो है वो कट गया है। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन आपको पूरा क्लियर नहीं हो पाया था, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता कैसे है, उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। आज का जो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग साइनोबैक्टीरिया को कवर करने वाले हैं, माइकोप्लाज्मा को कवर करने वाले हैं और साथ ही हम लोग रिकेट्सिया को भी खत्म करने वाले हैं। तो लगभग आज कोशिश ये रहेगी कि मोनेरा के सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम लोग क्या करें, कवर कर लें और ये मोनेरा आज पैक कर दिया जाए ताकि अगले टर्म पे हम लोग प्रोटिस्टा को स्टार्ट कर सकें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पहले एंडोस्पोर फॉर्मेशन, देन उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था बेटा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। पिछले लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे कि एंडोस्पोर क्या होता है तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि पास्चुराइजेशन प्रोसेस जब हम बोलते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, दूध को बार बार गर्म करते हैं। गर्म करने के पीछे रीजन ये होता है कि जब दूध हम लाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया का नंबर होता है वो ज्यादा होता है और वो 20 मिनट पे मल्टीप्लाई करके अपना नंबर कंटिन्यू बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे वो अपना नंबर बढ़ाएगा कुछ टाइम बाद अगर हम दूध को गर्म नहीं करेंगे तो उसमें उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा और दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। अगर आप दूध लाकर रखते हो और उसको गर्म नहीं करते हो तो देखना दूध क्या हो जाता है, फट जाता है कुछ टाइम बाद। तो मम्मी लोग क्या करती हैं कि उस दूध को गर्म करती हैं, है ना, ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या हो जाए, रुक जाए। अब होता क्या है, पास्चुराइजेशन प्रोसेस केवल मम्मी या केवल हम लोग नहीं पढ़े, ये प्रोसेस बैक्टीरिया ने भी बहुत मन लगा के पढ़ा था। तो उसने इस टेक्निक से बचना स्टार्ट कर दिया, कुछ अपने ऊपर ऐसे कोर का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसे लेयर फॉर्म करने का स्टार्ट कर दिए जिसके वजह से ना तो उस पे हीट का कोई इफेक्ट पड़ता है ना तो कोई कोल्ड कंडीशन का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वो अपने ऊपर एक पूरा का पूरा एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है जिसके कारण वो मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। उसी के बारे में हम बोलते हैं क्या, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो जब भी ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो बैक्टीरिया अपने ऊपर एक पूरा का पूरा थिक कोटिंग कर लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोस्पोर। चूंकि बैक्टीरिया इसके अंदर रहता है इसीलिए इसको बोलते हो एंडोस्पोर। अगर ये बैक्टीरिया इसके बाहर रहता तो एंजियोस्पोर, लेकिन ये इस स्पोर के अंदर है इसलिए इसको बोलते हैं क्या, एंडोस्पोर। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तब जाकर के ये ऐसा थिक कोटिंग क्या करता है, फॉर्म करता है। ये जो कोटिंग होती है बेटा, मैंने लिखा हुआ है हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, मतलब ये इसके ऊपर ना तो हीट का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है ना तो कोल्ड कंडीशन का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं होना है, वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा है ना। ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग बनाई गई है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम डाइपीकोलिनेट, है ना। तो कैल्शियम डाइपीकोलिनेट से ये बना हुआ एक हार्ड कोटिंग है जो ये क्या करता है, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे बैक्टीरिया के ऊपर ना तो हीट का इफेक्ट पड़ने वाला है और ना ही कोल्ड का इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप बार बार दूध गर्म करिए, वो अपने ऊपर जब कोट डेवलप कर लेगा तो आप कितना भी गर्म करेंगे वो मरेगा नहीं। इज दैट क्लियर? तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बना के दिया हुआ है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ऐसे स्ट्रक्चर देकर के और इनका नाम पूछ सकता है ना। तो जो सबसे अंदर की तरफ है वो तो बैक्टीरिया का कोर साइटोप्लाज्म है, ऊपर से एक इनर कोर डेवलप हुआ, उसके ऊपर एक और कोर डेवलप हुआ, जो बीच में खाली जगह होती है उसको अपन लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, है ना। और जो बाहर की लेयर होती है उसको आप बोलते हो क्या, कोर वॉल, और जो सबसे बाहर दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोस्पोरियम। तो स्पोर का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसको बोलते हो एक्सोस्पोरियम, जो कोर पार्ट होते हैं इसको आप बोल सकते हो क्या, एंडोस्पोरियम। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बैक्टीरिया के इधर की तरफ मैंने आपको लेयरिंग थोड़ी सी थिक दिखाई हुई है, इधर की तरफ लेयरिंग क्या है, कम है। क्यों? ताकि बैक्टीरिया आसानी से निकल सके, ऐसा ना हो कि अपना ही घर बनाए और उसी में लॉक हो जाए, निकल ही ना पाए। तो जब भी आप दूध को गर्म करके ठंडा होने के लिए छोड़ते हो तो तुरंत बैक्टीरिया उसमें से फटाफट निकलेगा और 20-20 मिनट में कॉलोनी डबल, क्योंकि रिप्रोडक्शन रेट उसका 20 मिनट में डबल बनाता है। मतलब अगर मान लीजिए 2 बैक्टीरिया हैं, 20 मिनट आप बाद घूम के आइए तो देखेंगे वहां पे 4 बैक्टीरिया बैठ के इंतजार कर रहे हैं आपका। फिर 20 मिनट बाद आइए फिर आपको 8 बैक्टीरिया, फिर 20 मिनट बाद आइए फिर 16,
ऐसे करके उनका नंबर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, दोगुना होता जाता है हर एक 20 मिनट के अंदर। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन तभी होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है। क्लियर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया हमारे एक मतलब डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में हम जानते हैं। इसका जो भी इफेक्ट है, यानी कि डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं, तो इसके कुछ लाभ भी हैं और बैक्टीरिया के कुछ हानियां भी हैं। लाभ क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बात करें तो सबसे पहला नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कहां पे आता है, जब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तब उसको बोलते हो क्या, नाइट्रोजन साइकिल, है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। उसमें पहला स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन। ये कौन कराता है भाई, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये ऐसे तो 2 तरह का होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पे नाइट्रिफिकेशन कौन करा रहा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो जो भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि जो भी एटमॉस्फेरिक अमोनिया है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट। तो यहां पे जो कन्वर्जन करा रहा है उसका नाम है बेटा नाइट्रोजोमोनास। बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोजोमोनास। तो नाइट्रोजोमोनास वह बैक्टीरिया है जो NH3 को कन्वर्ट कराएगा नाइट्राइट में। ऐसे ही NO2 को कौन करना है, NO2 को अगर NO3 में कन्वर्ट कराना है तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसको आप बोलते हो नाइट्रोबैक्टर, है ना। तो इसको हम नाम देते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर वह बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कराएगा, और नाइट्रोजोमोनास वे बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कराते हैं, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कराते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस यानी कि कन्वर्जन प्रोसेस यहां पे बैक्टीरिया के थ्रू होता है। अगर ये कन्वर्जन नहीं होगा तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो प्लांट को जो नाइट्रोजन का अमाउंट चाहिए होता है वो उसका क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी मैंने बोला ना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी उसका दूसरा पार्ट है। तो नाइट्रोजन साइकिल ये चल रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। फिक्स किया जा रहा है किसको, नाइट्रोजन को। यहां पे एक बैक्टीरिया है जिसका कई बार नाम पूछा हुआ है, राइजोबियम। तो राइजोबियम वह बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जब भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है डेयरी प्रोडक्ट बनाने में, यानी कि बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं, बटर वगैरह, या फिर आप बोल सकते हो कि कर्ड। डेली बेस पे अगर बात करूं तो सभी को पता हो कि दूध से क्या बनाया जाता है, दही। अब दही तब तक नहीं बनेगा, कर्ड का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक वहां पे बैक्टीरिया नहीं होंगे। जितना ज्यादा बैक्टीरिया वहां पे आएंगे, कर्ड उतना ही बढ़िया वहां पे आपको बनते हुए दिखेगा। यानी कि मिल्क से अगर कर्ड आपको बनाना है तो वहां पे किसका रोल है बेटा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का। और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो बिना बैक्टीरिया के हमारी जिंदगी जल्दी पॉसिबल भी नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं जिनके बहुत ज्यादा फायदे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा नुकसान है। तो दोनों चीजें लेकर के हम लोग चलते हैं ना। एंटीबायोटिक बनाने में मतलब जो भी दवा वगैरह, मेडिसिनल वैल्यू वगैरह आप देखोगे तो वहां पे एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का पेनिसिलिन बनाया गया, और इस तरह से यहाँ पे ये एंटीबायोटिक के तौर पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जिसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया से। तो सिंपल सी चीज है, अल्कोहल फॉर्मेशन। अल्कोहल का तो रोल बहुत बड़ा है ना, हमारी डेली लाइफ में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम आर्थिक बात करें, मतलब इकोनॉमिकल अगर इश्यूज की बात करें, तो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं कौन, अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल के बिना तो समझो कि बेवड़ों की जिंदगी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्कोहल जो भी बनेगा वो भी किसके हेल्प से बनता है, बैक्टीरिया के हेल्प से। बिना फर्मेंटेशन प्रोसेस के तो होना नहीं है। तो फर्मेंटेशन में भी ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन आपके उसमें होता है, किसमें, अल्कोहल के अंदर, C2H5OH। तो जब भी C6H12O6 मैं लिख देता हूं, C6H12O6 कन्वर्ट होता है तो बनाता है क्या, C2H5OH, है ना। इसके लिए मैकेनिज्म है जो आपको डिटेल पढ़ना है। अभी जब प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये पूरा डिटेल भी आएगा।
तो यार बस यहाँ पे ये रखना है कि अल्कोहल फॉर्मेशन में भी ये क्या करते हैं, लीड रोल प्ले करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें हम लोगों ने किया क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो एंडोस्पोर कैसे बने और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो फटाफट हेडिंग डालते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है इसके बारे में बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं ये सारे के सारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्टेनिंग के ऊपर दो टाइप के कैटेगरी डिवाइड करा गया था, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। तो ये कैसे हैं, ग्राम निगेटिव। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको कि जितने भी साइनोबैक्टीरिया है इट इज ऑल्सो नोन एज, इनको क्या बोला जाता है आपको पता होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी इनको बोला जाता है, इनको साइनोबैक्टीरिया को। अब एक पॉइंट सुनना थोड़ा सा, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये कौन सा पिगमेंट है, इसके अंदर पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है इसका नाम है बेटा फाइकोबिलिन, है ना। तो याद रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन एक्चुअल में दो टाइप से डिवाइड होता है, एक होते हैं जिसको बोलते हो फाइकोसाइनिन, है ना, और दूसरा जो होता है उसको आप बोलते हो फाइकोएरिथ्रिन। तो ये दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, एक होता है फाइकोसाइनिन और एक होता है फाइकोएरिथ्रिन। एक पॉइंट सुन लेना, ये जो फाइकोसाइनिन है इसके आगे सी फाइकोसाइनिन लिखा जाता है, और ये जो एरिथ्रिन है इसके आगे सी फाइकोएरिथ्रिन लिखा जाता है। ये कहां लिखते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन है कि नहीं। इसको हम लोग सी फाइकोसाइनिन क्यों बोलते हैं, इसको सी फाइकोएरिथ्रिन क्यों बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से। हम लोग जब एल्गी की बात करेंगे, अगर आपने एल्गी पढ़ा होगा थोड़ा सा कहीं भी, तो एल्गी में क्लास डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन याद करोगे तो 3 क्लास है बेटा, थोड़ा फटाफट देख लो। तो एक होता है ग्रीन एल्गी, एक होता है ब्राउन एल्गी और एक होता है रेड एल्गी। 3 क्लासिफिकेशन। ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हो, फियोफाइसी, आपको याद रखना है फियोफाइसी। और रेड एल्गी को क्या बोलते हो, रोडोफाइसी, है ना। 3 क्लासिफिकेशन ना, इजी ना, बहुत आसान है बेटा। तो एल्गी को क्लासिफाई किया गया है कलर के बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे। यहां पे बैक्टीरिया का भी कलर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जिसके अंदर 2 तरीके का कलर होता है, 2 तरीके का पिगमेंट होता है। एक होता है फाइकोसाइनिन जो क्या देता है, ब्लू कलर, क्या देता है, ब्लू कलर। और जो फाइकोएरिथ्रिन होता है वो किस कलर के होते हैं, रेड कलर। तो 2 कलर इसमें आपको दिखाई देगा, ब्लू कलर एंड रेड कलर। अब क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एल्गी है। ऐसे ही जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं तो इसके लिए भी एक फैमिली बनाया गया है जिसको बोलते हैं क्या, साइनोफाइसी। क्या बोलते हो, साइनोफाइसी। तो आपको याद रखना है कि साइनोफाइसी जो है वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। तो पहले कुछ साइंटिस्टों ने क्या करा था, इसको जब स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, तो इसको साइनोबैक्टीरिया को उन्होंने उठा करके कहां डाल दिया था, एल्गी के अंदर। और वहां पे इनका क्लासिफिकेशन किसके अंदर किया था, साइनोफाइसी के अंदर। साइनोफाइसी के अंदर सारे साइनोबैक्टीरिया, मतलब क्या, जितने ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सी से क्या हो जाएगा, साइनोफाइसी। तो ये सी कहां से आया है बेटा, इसी साइनोफाइसी से। तो साइनोफाइसियन फाइकोसाइनिन, ऐसे ही इसको हम लोग बोलते हैं साइनोफाइसियन फाइकोएरिथ्रिन। तो ब्लू क्यों है, रेड क्यों है, ये आपको क्लियर समझ में आया। तो उसके कलर के बेसिस पे ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा 5th पॉइंट, जैसे हम लोग एल्गी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पे रिजर्व फूड मटेरियल कुछ बात करते हैं। यहां पे भी इनके पास कुछ रिजर्व फूड मटेरियल है। इनके पास भी क्या है बेटा, रिजर्व फूड मटेरियल है। रिजर्व फूड मटेरियल इनके पास क्या होता है, हम लोगों को याद रखना है। रिजर्व फूड मटेरियल इनके पास होता है क्या, साइनोफाइसियन स्टार्च।
तो इनके पास जो स्टार्च होता है उसको हम लोग नाम देते हैं साइनोफाइसिन स्टार्च या एंड अल्फा ग्रेनुअल्स। तो इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसका या तो आप साइनोफाइसिन स्टार्च बोलो या अल्फा ग्रेनुअल्स बोलो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के कुछ और जनरल कैरेक्टर के बारे में अगर आप बात करो तो याद रखना कि ये ज्यादातर आपको फ्री लिविंग मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? फ्री लिविंग होते हैं, मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब किसी के साथ रहना, है ना, किसी के साथ सिम्बायोटिक फॉर्म में रहना, किसी के साथ भी रह सकते हैं ये। तो दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, दोनों चीजें की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। ये है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो फटाफट हेडिंग डालते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा ये है ना, सब कुछ वही है जहां जो आपने पढ़ा हुआ है। तो ये एक सिंपल सा मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म वाला। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके ऊपर एक और कवरिंग होता है, किसका? सेल वॉल का। तो ये इसका क्या है? सेल वॉल है। जैसे बैक्टीरिया के ऊपर होता है तो इसके ऊपर भी क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल के ऊपर भी एक कवरिंग होती है ना। तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है, यहाँ पे जो कवरिंग होती है वो कहलाता है क्या? म्यूसिलेजिनस सीथ। तो इसकी बॉडी के ऊपर एक ऐसा आपको कवरिंग दिखाई देगा, इसको हम लोग नाम देते हैं म्यूसिलेजिनस सीथ। चूंकि जितने भी बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया हैं ये तो एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं। अगर कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो ये जो म्यूसिलेजिनस सीथ होता है यहां से कुछ लिक्विड फॉर्म सिक्रीट होता रहता है, जिसके कारण इसको डेसिकेशन नहीं होगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी, डेसिकेशन नहीं होगा, सूखेगा नहीं, ये है ना, तो मरेगा नहीं। तो ये म्यूसिलेजिनस सीथ की कवरिंग इसके चारों तरफ होती है। बाकी तो ये क्या है? सेल वॉल है ना, सब कुछ वही है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सब कुछ आपको वैसे ही दिखाई देगा। इसका जो एंटायर साइटोप्लाज्म होता है वो एंटायर साइटोप्लाज्म दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। एक इसका सेंट्रल साइटोप्लाज्म है ना, और एक इसका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म काफी डेंस आपको दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। इस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ ऐसे क्रोमैटोफोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं पे सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। इन्हीं पे सारे के सारे क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो इनके चारों तरफ क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, और अंदर का जो साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग सेंट्रल साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेंट्रल साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है बेटा? सेंट्रल साइटोप्लाज्म के अंदर इसका एंटायर डीएनए प्रेजेंट है ना। तो जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैं लिख देता हूं ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है ना। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में क्या है? सारे पिगमेंट्स वगैरह प्रेजेंट हैं। और दूसरा यहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल साइटोप्लाज्म। तो सेंट्रल साइटोप्लाज्म के क्या अंदर प्रेजेंट है? उसका डीएनए प्रेजेंट है, नेकेड डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मोनेरा किंगडम का ये भी है, तो ये पूरा कैरेक्टर उसी के जैसे मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। बाकी इसमें राइबोसोम्स वही 70S वगैरह प्रेजेंट हैं, और कोई चेंजेस आपको दिखेगा नहीं। तो ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है किसका? साइनोबैक्टीरिया का। जब हम इसका स्ट्रक्चर किसी माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये बीच का सेंट्रल पार्ट बिल्कुल यहाँ पे आपको न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब ऐसा डीएनए जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, और किनारे किनारे आपको ये सारे अरेंजमेंट मतलब कलरफुल, ये तो कलर्ड होते हैं पूरा का पूरा किनारे किनारे पेरिफेरी रीजन पे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा कलरलेस दिखाई देगा। तो ये दो चीजें, दो कन्वर्जन, दो तरीके का स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर हम लोग बेटा, अब ऐसा नहीं है कि ये अकेले नहीं रहता है। जैसे मान लो अगर मैंने ये बनाया, ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से समझना,
अगर मान लीजिए मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया, तो इसके एंटायर पूरे कॉलोनी के ऊपर, ये कॉलोनी वाला स्ट्रक्चर है, इसके पूरी कॉलोनी के ऊपर क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ है बेटा। इसकी पूरी कॉलोनी के ऊपर क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ है। अब क्या ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है? नहीं, हर एक सेल का क्या है, अपना नेचर है ना। तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, बस वो कॉलोनी बना के ला रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, 1 है 2 है 3 है, और इनके ऊपर भी ऐसे बना देता हूं, तो भी ये वही है ना। अगर मैं केवल 2 ही बनाता हूं तो भी, और अगर केवल एक ही है साइनोबैक्टीरिया, उसके ऊपर भी आपको ऐसे म्यूसिलेजिनस शीथ कवरिंग दिखाई देगी। तो चाहे आप उसको कॉलोनी में बनाइए, चाहे आप उसको सिंगल बनाइए, वो दोनों कंडीशन में क्या होगा, उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीथ की कवरिंग होगी। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसका मॉडिफिकेशन थोड़ा सा हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा रोल प्ले क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, वही चीजें हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट हेडिंग डालते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये रोल कैसे प्ले करते हैं। अगर हम लोग साइनोबैक्टीरिया की एक कॉलोनी देखते हैं, तो आपको ये कॉलोनी कुछ ऐसी दिखाई देगी, 1 बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया 3 है ना, 4, ये 4 ऐसे बनाए मैंने। अब इसके ऊपर मान लो मैंने ये बना दिया, एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके चारों तरफ आपको कॉलोनी ऐसे दिखाई देंगे। क्लियर है? तो ये एक बैक्टीरिया हमने बनाया, हो सकता है कि ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इधर भी हो सकता है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर मैं फॉर्म कर रहा हूं, इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा हेट्रोसिस्ट। ये जो बीच है स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। इसको मैंने क्या बोला, हेट्रोसिस्ट बोला। अगर ये सेल के एक तरफ मतलब किनारे पे प्रेजेंट है, तब इसको क्या बोलोगे, टर्मिनल हेट्रोसिस्ट। तब इसको क्या बोलते हो आप, टर्मिनल हेट्रोसिस्ट। और अगर ये मिडल में प्रेजेंट है, बिल्कुल सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, तब इसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल हेट्रोसिस्ट। सेंट्रल हेट्रोसिस्ट। साइनोबैक्टीरिया का मेजर फंक्शन क्या है, हेल्पिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि सबसे बड़ा रोल यही प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये रोल प्ले करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, ये जो सेंट्रल पार्ट है हेट्रोसिस्ट, मॉडिफाइड पार्ट है, यही क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यही क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो अब क्या थोड़ा सा समझना है आपको कि ये जो हेट्रोसिस्ट वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से क्या है कि गैसियस एक्सचेंज अलाउड नहीं करता है। तो ये क्या, नो गैसियस एक्सचेंज अलाउड, नो गैसियस एक्सचेंज, कोई गैसियस एक्सचेंज ये नहीं करेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और मैं वहीं पे ये भी बोल रहा हूं कि ये कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा, यानी बाप रे, अगर ये नहीं करेगा तो इसके पास जब कोई नाइट्रोजन आएगा नहीं तो ये कन्वर्ट क्या करेगा, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहां से मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन आया, नहीं, अलाउड नहीं है, CO2 आया, नहीं, अलाउड नहीं है, और नाइट्रोजन आया तो अलाउड है। ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज ही नहीं करा रहा है। तो ऐसा नहीं ना कि टिकट लेके आएंगे तो भैया हमारे पास O2 का टिकट है तो नहीं, भाग जाओ जल्दी, CO2 का है, नहीं, भाग जाओ जल्दी, और N2 का है, नाइट्रोजन का, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा तो होना नहीं है। तो होना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, ये तो गैसियस एक्सचेंज नहीं कराएगा, लेकिन इसके आजू बाजू के जो सेल्स हैं, ये आजू बाजू के सेल्स हैं, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन चाहिए, ले लो, है ना, CO2 चाहिए, ले लो, N2 चाहिए, ले लो, लेकिन N2 का इसका कोई काम नहीं है, तो N2 क्या करो भाई, तुम दे दो, किसको, बगल वाले सेल्स को। तो यहां से ये सेल्स के कनेक्शन के थ्रू तो लेगा, लेकिन खुद गैसियस एक्सचेंज नहीं करेगा। ऐसे ही ये भी जो भी नाइट्रोजन लेंगे, ये नाइट्रोजन इधर पास कर देंगे, ऑक्सीजन की जरूरत उनको है तो वो अपना खाना पीना बनाए। तो अब यहां पे ये समझना है कि जो हेट्रोसिस्ट होते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज को अलाउड बिल्कुल नहीं करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? क्यों? क्योंकि जब भी साइनोबैक्टीरिया का, यानी कि जब भी हेट्रोसिस्ट जो होते हैं, इनका अगर इंटरेक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं।
तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जब भी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में डीएक्टिवेट होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजेनिक डीएक्टिवेशन। ऑक्सीजेनिक डीएक्टिवेशन। ऑक्सीजेनिक डीएक्टिवेशन का मतलब वह कंडीशन जब हेट्रोसिस्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तब उसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक डीएक्टिवेशन। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये चीज आपको याद रखना है कि कैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हेट्रोसिस्ट क्या है, टर्मिनल हेट्रोसिस्ट क्या हो सकता है, सेंट्रल हेट्रोसिस्ट क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको साइनोबैक्टीरिया में याद रखनी है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन वगैरह कुछ ले नहीं रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो वो क्या हो जा रहा है, डीएक्टिवेट हो जा रहा है। तो एक तरह से, लेकिन उसी ऑक्सीजन से बना हुआ जो फूड है वो उसको सप्लाई चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं देगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये रहा पूरा का पूरा साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। साइनोबैक्टीरिया खत्म हो गया। साइनोबैक्टीरिया के बाद हम बात करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो फटाफट हेडिंग डालते हैं माइकोप्लाज्मा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है ना। साइनोबैक्टीरिया देख लिया, आर्कीबैक्टीरिया देख लिया, यूबैक्टीरिया देख लिया। अब क्या है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो भी माइकोप्लाज्मा होते हैं ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। कैसे? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है इसी को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीएलओ, यानी कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ। पीपीएलओ पूरा फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। पूरा फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल में इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले आइसोलेट किया था 2 साइंटिस्टों ने, है ना। माइकोप्लाज्मा को फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाई 2 साइंटिस्टों ने आइसोलेट किया था। पहले का नाम है इनोकॉर्ड, है ना, एंड दूसरे का नाम है राउक्स। तो 2 साइंटिस्ट हैं, नोकॉर्ड एंड राउक्स। इन्होंने 1898 में 1898 के अंदर किया गया था, सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को आइसोलेट किया था। और ये कहां पे पाए जाते थे? फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स। तो कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड के अंदर इन्होंने क्या देखा था? इस माइकोप्लाज्मा को देखा था, वहीं से आइसोलेट किया था। और इन कैटल्स के अंदर एक डिजीज हुआ करता था उस टाइम पे, जिसका नाम था बोविन न्यूमोनिया, है ना। इनके अंदर एक डिजीज कंडीशन पाया जाता था, बोविन न्यूमोनिया। इसीलिए जब ये कंडीशन वहां पे देखा गया, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को ही इन्होंने नाम क्या चेंज कर दिया? पीपीएलओ, यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऐसे कंडीशन देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अब ये जो माइकोप्लाज्मा है, इसके सबसे स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो कभी कभी स्मॉलेस्ट सेल जब पूछता है तो आप क्या जवाब देते हो? माइकोप्लाज्मा। साइज क्या है बेटा? साइज आप लोग याद रखिएगा 0.1 माइक्रोमीटर, इतनी साइज होती है इनकी। एक्चुअल में अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में देखें तो ये फोटोसिंथेटिक नहीं है। ये कैसे होते हैं आपको याद है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कैसे पैरासाइट होते हैं बेटा? ऑब्लिगेट। 2 चीजें हम लोगों ने बात करी थी ना, एक मैंने आपको बोला था क्या पिछले लेक्चर के अंदर, फैकल्टेटिव, और दूसरे होते हैं ऑब्लिगेट। दोनों में क्या डिफरेंस है आपने पढ़ा हुआ है। ऑब्लिगेट पैरासाइट में ये कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं तो माइकोप्लाज्मा का कोई प्रॉपर शेप, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये कैसे होते हैं? प्लियोमॉर्फिक। कैसे होते हैं? प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप के ये दिखाई देते हैं, इनका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को हम लोग जोकर
क्या बोलते हैं बेटा, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, माइकोप्लाज्मा। क्लियर। क्यों जोकर बोलते हैं, जैसे जोकर के पास एक पर्टिकुलर कोई चेहरा नहीं होता है, वैसे ही इनके पास भी कोई इनका प्रॉपर शेप नहीं है, इसीलिए इनको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देख लो। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। अभी ये पॉइंट और लिख लेना, नो सेल वॉल, है ना। तो ये मान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर है। ये पहला मेम्ब्रेन, ये इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन की लेयर आपको दिखाई देगी, तो ये सेकेंड मेम्ब्रेन लेयर, इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन की लेयर दिखाई देगी, तो ये क्या है, थर्ड मेम्ब्रेन लेयर। तो ये आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो बेसिकली जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये 3 मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर हैं, 3 मेम्ब्रेन लेयर। इनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है, तो नो सेल वॉल आपको लिख लेना है, नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल इनके ऊपर नहीं होता है। 3 मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा इसके बीच में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको इनका ये क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए आपको दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स वगैरह दिखाई देंगे, तो ये राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसका ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये इसका क्या है, सर्कुलर डीएनए, है ना। इसी में आपको कुछ ग्रेनुअल्स वगैरह मिल जाएंगे, आरएनए वगैरह भी यहीं पे मिल जाता है। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर किसका है, माइकोप्लाज्मा का ही। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है माइकोप्लाज्मा के केस में। इसका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड से ज्यादा होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू, या बाइनरी फिजन के थ्रू ये ज्यादा क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये चीज माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है, पक्का। तो माइकोप्लाज्मा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डील करने जा रहे हैं वो है रिकेट्सिया, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रख लेना है कि जितने भी माइकोप्लाज्मा होते हैं ये कैसे होते हैं, इनसेंसिटिव टू किसके, पेनिसिलिन का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है। और जब बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट पेनिसिलिन का क्यों पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सेल वॉल धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं। कोई उनका पेनिसिलिन के ऊपर कोई रिएक्शन होना नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा में। क्लियर है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ क्यों बोलते हैं, आपको क्लियर हुआ ना। फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था 2 साइंटिस्टों ने, और उनके अंदर एक कंडीशन देखा था जो बोवीन प्लूरोन्यूमोनिया कंडीशन बोलते हैं, इसीलिए उनका नाम चेंज होकर के ये रखा गया। अब बात आती है किसकी, रिकेट्सिया, है ना। रिकेट्सिया के बारे में अगर बात करो तो ये भी क्या है, मोनेरा किंगडम का एक मेंबर है। इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था, फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय, लिखो, फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय H.T. रिकेट्स, नाम है साइंटिस्ट का, S.T. रिकेट्स। तो S.T. रिकेट्स ने 1902 में इसको क्या किया था, आइसोलेट किया था, देखा था, ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिकेट्सिया। रिकेट्सिया भी जो हमारा होता है ये भी कैसे बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। कैसे बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। जितने भी रिकेट्सिया हैं ये नॉन स्पोर प्रोड्यूसिंग है। कैसे है बेटा, नॉन स्पोर प्रोड्यूसिंग, कोई स्पोर का प्रोडक्शन ये नहीं करते हैं। बस कॉमन पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भी रिकेट्सिया होता है ये डिजीज कॉज कराते हैं, डिजीज कॉजिंग रिकेट्सिया। कौन सा डिजीज कॉज कराता है, पहला एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइफस फीवर, है ना। टाइफस फीवर कॉज कराता है क्या, रिकेट्सिया। इसके अलावा एक नाम आप और सुन लो, रॉकी माउंटेन फीवर, ये भी एक फीवर का नाम है। देखो कितना मजेदार नाम है। तो रॉकी माउंटेन फीवर भी कौन कॉज कराता है, रिकेट्सिया। इसके अलावा एक थर्ड टाइप का फीवर भी ये कॉज कराता है जिसको आप बोलते हो क्यू फीवर, है ना। तो ये सारे डिजीज है जो कौन कॉज करा रहा है, रिकेट्सिया कॉज करा रहा है। इसके अलावा ये चीज आपको याद रखनी है कि जो भी रिकेट्सिया होते हैं उनको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो याद क्या रखना है, इट इज द कनेक्टिंग लिंक
बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और वायरस का क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। ऐसा क्यों मैंने बोला, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन होगा, है ना। ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब तक ये भी क्या होता है, ये इसका बॉडी है ना, रिकेट्सिया की, ये बॉडी है रिकेट्सिया की। रिकेट्सिया के बॉडी के अंदर इसका खुद का डीएनए है ना, ये आप देख रहे हो। अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई यूकैरियोटिक सेल है, कोई यूकैरियोटिक सेल है, ये मान लेते हैं यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है ना। तो जब ये क्या करता है, इसके ऊपर इसको इन्फेक्ट करता है, तब जाकर के ये एक्टिवेट होते हैं। तो जब तक वो बाहर है तब तक वो कोई एक्टिवेशन शो नहीं करता है। जैसे ही ये रिकेट्सिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाता है तो एक्टिवेट होते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं बेटा, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया बोला जाता है। इनकी साइज अगर देखोगे तो साइज इनकी वायरस से बड़ी होती है और बैक्टीरिया से ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बोले तो रिकेट्सिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या तो वो बाइनरी फिजन के थ्रू होगा और या तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। तो दो मेथड है इसके अंदर कॉमन एसेक्सुअल के, पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इतना रिकेट्सिया के बारे में। बस इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला आपके सिलेबस में है भी नहीं, इतना ही बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्टिनोमाइसिटिस। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में बहुत कम बातें करेंगे हम लोग, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक्टिनोमाइसिटिस, जो एक्टिनोमाइसिटिस होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रे फंजाई। इट इज ऑल्सो नोन एज रे फंजाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे फंजाई। अब मैंने आपको जब बताया था, जब वहां पे इवोल्यूशनरी कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फंगस लाइक हैं, उन्हीं को हमने क्या नाम दिया था, एक्टिनोमाइसिटिस या रे फंजाई। ये जो एक्टिनोमाइसिटिस होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया है बेटा, स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो एक्टिनोमाइसिटिस होते हैं वो स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। इसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये एक्टिनोमाइसिटिस कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसका सबसे कॉमन मेंबर जो एंटीबायोटिक बनाता है एक्टिनोमाइसिटिस का, स्ट्रेप्टोमाइसीज। अभी सुना था ना आपने, स्ट्रेप्टोमाइसीज, अभी मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया का। तो स्ट्रेप्टोमाइसीज वे हैं जो क्या बना के देते हैं बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। ये एंटीबायोटिक यहां से क्या किया जाता है, आइसोलेट करा जाता है और इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बाकी रिप्रोडक्शन, तो बाकी सब कुछ आपको ये इतना ही याद रखना है एक्टिनोमाइसिटिस में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो पहला मोनेरा किंगडम था वो लगभग खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में, है ना। तो दूसरा किंगडम हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें भी बहुत सारे ऐसे मेंबर आएंगे जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है और उनसे क्वेश्चन तो बार बार नीट में पूछा जाता है। तो अभी जितना हमने पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं, क्लियर है ना। अब यहाँ की बातें, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। थैंक यू सो मच।